हेलो एवरीवन, आई एम निशा झा और आज हम बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 2 है उसके यहाँ पे एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वॉर और एरा, शीत युद्ध दौर और नैम, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एमसीक्यू में डाल चुके हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज उसको जाके एमसीक्यू देखिए। और अब आपको क्या करना है कि हर दिन जो भी आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने बच्चों को टारगेट बना के दिया कि एक हफ्ते में आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का एक ही चैप्टर प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ जो भी आपके एमसीक्यू सीरीज मिल रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको कम से कम 5 या 6 बार जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप लोग जो अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले कम से कम आपको 2 से 3 बार अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप ये सारे एमसीक्यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके साथ साथ बता भी सकते हैं कि कौन सा आंसर आपको आते हैं, कौन से नहीं आते। जो आंसर आते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आपको खुद ही कंफर्म हो जाए कि कितने आंसर जो है वो आपको आते थे, आपने चैप्टर रीड किया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, जैसे बोलते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा जो विश्व था 2 ग्रुप में बट गया था, 2 महाशक्तियों का उदय हो गया था। लेकिन अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो एक सुपर पावर था यूएसएसआर, वो क्या हो गया था, विघटन हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस चैप्टर में आखिर वो क्यों विघटन हुआ, क्या कारण था, कैसे महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। तो पूरा जो चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रशिया में पहला ही चैप्टर स्टार्ट करते ही पहले पैराग्राफ के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर दे रखा है 1905 में, 1917 में, 1989 में या 1991 में। तो जिस बच्चे ने भी एक बार भी अगर चैप्टर को ठीक से रीड किया होगा तो उसको फर्स्ट आंसर जो है फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। उसका आंसर है बी 1917। 1917 में रशिया में क्रांति हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। आपको पता है कि 1917 में क्रांति हुई थी जो बेसिकली जो सोशलिज्म से पूरी तरह इंस्पायर्ड थी, साम्यवादी समाजवादी सरकार वहां पे लाना चाहती थी। और उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंजेस क्या किया था कि पूरी तरह से जितने भी ऑपोजिशन पार्टी थी, विपक्ष थे, सबको खत्म कर दिया था और एक ही सिंगल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी को रखा गया था। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेबर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, रूसी पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि रूसी पार्टी होगी, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि इसी पार्टी ने 70 सालों से भी ज्यादा देश में रूल किए, क्योंकि वहां पे विपक्ष को खत्म कर दिया गया था। एक ही पार्टी थी और एक ही पार्टी को हर बार सपोर्ट मिल रहा था और यही रीजन था कि धीरे धीरे वो जवाबदेह जनता के प्रति जो है कम होता गया और धीरे धीरे लोगों का इस पर विश्वास भी खत्म हो गया। तो 70 सालों से भी ज्यादा टाइम रूल किया था। उस पार्टी का नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। मिखाइल गोर्बाचेव आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये जो थे सोवियत संघ के लास्ट प्रेसिडेंट थे, लास्ट राष्ट्रपति थे, क्योंकि इसके बाद सोवियत संघ ही विघटित हो गया था, खत्म हो गया था। तो फर्स्ट और लास्ट आपको मैंने बार बार बोला है कि जो फर्स्ट कौन बना था राष्ट्रपति और लास्ट कौन बना था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी पूछा है कि मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। ऑप्शन दे रखा है 4, 1980 में, 1985 में, 1990 में या 91 में। तो कब बने थे वो, 1985 जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में डैश की नीति चलाई। जब मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बने तो उनके द्वारा बहुत सारे आर्थिक सुधार किए गए, सामाजिक सुधार किए गए। तो वो पूछ रहा है यहाँ पे कौन सी उन्होंने नीति चलाई। तो आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार, लोकतंत्रीकरण, उपरोक्त सभी। तो सभी तरह के सुधार किए, आर्थिक सुधार भी किए उन्होंने, राजनीतिक सुधार भी किए, लोकतंत्रीकरण यानी कि लोगों को राइट भी दिया है उन्होंने, ये लोग अपनी मन की बातें जनता के साथ, जनता जो है अपनी मन की बात सरकार को कह सकती थी। तो ये तीनों ही तरह के सुधार किए, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, डी जो है। नेक्स्ट है कि मध्य एशिया में 10 साल तक गृह युद्ध की चपेट में कौन सा देश रहा, यानी कि मध्य एशिया में कौन सा ऐसा देश था जहां पर 10 सालों तक गृह युद्ध चलता रहा, आपस में ही अलग अलग कम्युनिटी के लोग लड़ते रहे। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, अजरबैजान, तुर्क, ताजिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। तो इसका आंसर क्या है, ताजिकिस्तान एक ऐसा मध्य एशिया का देश था जहां 10 सालों तक उन्होंने गृह युद्ध में सम्मिलित रहे। नेक्स्ट है कि रूस के किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो रूस के आपने देखा कि जो 15 गणराज्यों को मिलकर सोवियत संघ बना था, तो कह रहे कौन से ऐसे 2 गणराज्य थे जहां पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले।
तो आपको ऑप्शन दे रखा है चेचन्या, तुर्कमेनिस्तान, चेचन्या, दागिस्तान, दागिस्तान, अजरबैजान, और कह रहा है इसमें से कोई भी नहीं। तो ये जो आपका लास्ट चैप्टर जो है, चैप्टर के जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा चेचन्या और दागिस्तान। ये दो ऐसे रूसी गणराज्य थे जहां पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। नेक्स्ट है अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपको दे रखा ऑप्शन टूनिशिया, मिस्र, इराक, इसमें से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या है? टूनिशिया से स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे एक जो वेंडर था सब्जी फल बेचने वाला, जिसके द्वारा बेसिकली जब उसने खुद को गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर खुद को जब उसने आग लगा दी, तो जिसके बाद ये जो आंदोलन है बहुत तेजी से पकड़ लिया और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई और इसमें आम लोग बहुत ज़्यादा जुड़ गए। तो यहीं से क्रांति जो है एक तरह से स्टार्ट हुई। तो वही कह रहा है कि अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? टूनिशिया से। और किस पर्सन ने खुद को आग लगाया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका आंसर मोहम्मद बुआजीजी। नेक्स्ट है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? याद रखना, मैंने फर्स्ट भी आपको याद रखना और लास्ट भी याद रखना, क्योंकि बेसिकली फर्स्ट और लास्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहला कौन पूछा जाएगी? तो व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी बनाई थी। 1917 की जो क्रांति थी उसी के अंडर में, उसी के लीडरशिप में लड़ी गई थी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है व्लादिमीर लेनिन, तो वो तो पहले राष्ट्रपति थे, बट आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे अंतिम राष्ट्रपति। दूसरा है जोसेफ स्टालिन, ये दूसरे थे क्योंकि लेनिन के बाद इनको मिला था राष्ट्रपति। तीसरा है मिखाइल गोर्बाचेव और चौथा है निकिता क्रुश्चेव। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के। और अगर यहीं पे क्वेश्चन बदल के सोवियत संघ के फर्स्ट राष्ट्रपति पूछेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा व्लादिमीर लेनिन। ओके, नेक्स्ट है स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? मैंने बताया था कि सोवियत संघ जो 15 गणराज्यों को मिलकर बना हुआ था, तो किसने अपने आप को सबसे पहले इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि भैया मैं इससे अलग हो चुका हूं? तो इसका आंसर है लिथुआनिया। क्या नाम है इसका? लिथुआनिया। जो लिथुआनिया था वो 15 गणराज्यों में से पहला देश था जिसने खुद को क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, खुद को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट है कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीन जो बाल्टिक गणराज्य थे यूएन के सदस्य कब बने? याद रखना आपको 15 गणराज्यों में से जो तीन थे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये क्या थे? बाल्टिक गणराज्य थे। याद रखना, ये बाल्टिक जिन्होंने CIS ज्वाइन नहीं किया था, ये अलग मतलब हो गए थे 15 गणराज्यों से, बाकी 12 देशों मिलकर CIS बनाया था। तो ये तीन जो थे, सबसे पहले उसमें से लिथुआनिया खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, उसके बाद एस्टोनिया और लातविया ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और ये तीन जो थे CIS को नहीं ज्वाइन किए थे, अलग हो गए थे। बाद में ये नाटो के मेंबर भी बन गए थे 2004 में जाके। तो ये जो तीन थे जिन्हें बाल्टिक गणराज्य कहते हैं, कह रहे यूएन के सदस्य कब बने? तो इसका आंसर है 1991 में जाके क्या बने थे? यूएन के सदस्य बन गए थे, क्योंकि जितने भी इंडिपेंडेंट देश थे धीरे धीरे यूएन के मेंबर बनते जा रहे थे। तो इन्होंने अपनी मेंबरशिप 1991 में, सितंबर 1991 में बेसिकली ज्वाइन किया था। तो मंथ जो है बेसिकली कम पूछते हैं आपसे, ईयर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए, ये तो हमारे 11 क्वेश्चंस हो गए। आई होप, सॉरी, ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। तो आई होप आप लोगों को ज़्यादातर आंसर पता ही होंगे, क्योंकि जिसने भी 1 से 2 बार NCERT की बुक पढ़ी होगी सारे आंसर्स को बहुत आराम से मिल गए होंगे। बच्चों को जो कन्फ्यूज हुए थे बेसिकली 2 क्वेश्चन में, एक तो ये वाला कि पहला जो है घोषणा करने वाला राज्य देश कौन सा था? तो लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जो 3 बाल्टिक गणराज्य थे, यूएन के सदस्य कब बने? और ध्यान रखना है कि यही 3 सदस्य बाद में नाटो के मेंबर भी बन गए थे। और एक बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रूस के किन 2 राज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? तो आंसर है चेचन्या और दागिस्तान। ठीक है, तो ये जो 2-3 क्वेश्चन है उसमें कंफ्यूजन होती है। बाकी शुरू के जो क्वेश्चन है वो तो बहुत आसान है, सिंपल NCERT से उठा के दिए गए, पहले दूसरे पेज में आपको मिल जाएगा। लेकिन बच्चे जैसे जैसे पीछे पहुंचता है तो पढ़ने की जो उसकी एनर्जी होती है कम हो जाती है, और फिर वो इतना डीप स्टडी नहीं कर पाता, ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है। इसीलिए ये जो और क्वेश्चन जो है बेसिकली लास्ट के जो टॉपिक है हमारे उसी में से है, तो इसीलिए जो आखिरी तक आपको चैप्टर को उसी कंसंट्रेशन से, उसी एनर्जी से पढ़ना है जैसे आपने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। इसीलिए चैप्टर कम से कम 2 से 3 बार आप रीड कीजिए, उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे हम 11th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? हमने देखा सोवियत संघ का विघटन हो गया, और सोवियत संघ का विघटन होने के बाद जो उत्तराधिकारी किसे बना था? रूस बना था। रूस को ही यूएन में जो सोवियत संघ की जो परमानेंट सीट थी वो उसको दी गई थी। तो पूछ रहा है कि पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका आंसर है बोरिस येल्सिन। क्या नाम है इसका? बोरिस येल्सिन। ये आपको याद रखना है।
चुने हुए राष्ट्रपति की बात कर रहा है तो बोरिस येल्सिन, ये रूस के चुने हुए पहले राष्ट्रपति हैं। दूसरा है कि सोवियत संघ ने डैश मामले पर यूएन में भारत के रुख को समर्थन दिया था, कि सोवियत संघ ने भारत के किस मुद्दे पर, कौन से मुद्दे पर भारत के रुख को समर्थन दिया था, तो उसका आंसर है कश्मीर को मुद्दे। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान में विवाद की जो जड़ थी कश्मीर थी। हालांकि आज जो पिछले साल आपको पता है 2019 के अंदर 5 अगस्त 2019 वो ऐतिहासिक मूवमेंट था जब 370 आर्टिकल हटाकर पूरी तरह से जो भारत को और कश्मीर को एक साथ जोड़ लिया गया था, भारत के साथ कश्मीर को। और स्टार्टिंग से ही जो कश्मीर है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई की वजह रही है। तो यूएन के अंदर जो भारत का रुख था, भारत के जो भी दलील दी थी, उस दलील को किसने सपोर्ट किया था, किस मामले पे सपोर्ट किया था, तो उसका आंसर होगा कश्मीर मामले पर। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर यूएन में भारत को समर्थन दिया था। वैसे भी आपको पता है जो रशिया है, शुरू से ही सोवियत संघ जो था पहले, वो भारत को हर चीज़ में मदद करता था, चाहे 1971 का पाकिस्तान के साथ वॉर हो, चाहे कश्मीर मुद्दा हो, चाहे हमें किसी भी हथियार की जरूरत हो, कोई भी जरूरत पड़ती थी। तो आपको पता है रशिया के लिए हम बोलते हैं ना टाइम टेस्टिंग, कि यानी कि जब जब हमें मुसीबत पड़ी या लॉन्ग लास्टिंग, ऐसे वर्ड हम 2 यूज़ करते हैं रशिया की फ्रेंडशिप के लिए, कि टाइम टेस्टेड और लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि उसने जब जब जरूरत पड़ी तब तब मदद की, और लंबे टाइम से हम एक अच्छा मित्र वो हमारा रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टूनिशिया जो किस महाद्वीप में है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, कोई भी आपको दे सकते हैं। तो आपको बेसिकली बताना है कि टूनिशिया कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, यानी कब सोवियत संघ डिसइंटीग्रेट हो गया, समापन हो गया। तो इसमें भी आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, लेकिन हमें पता है कि सोवियत संघ का जो विघटन है 1991 में हुआ। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है, तो इसको आप लोगों को पूरी तरह से दिमाग में बिठा लेना है कि सोवियत संघ का जो विघटन है 1991 में हुआ, और यहीं से शीत युद्ध का दौर भी समाप्त हो गया। क्यों शीत युद्ध स्टार्ट ही कब हुआ था, 2 महाशक्तियों के बीच में हुआ था, नंबर 1 बनने के लिए कंपटीशन थी पावर की, आइडियोलॉजी की। लेकिन जब 1991 में एक सुपर पावर, एक महाशक्ति का विघटन हो गया, तो अपने आप ही कंपटीशन भी खत्म हो गया और शीत युद्ध का दौर भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है रूस की मुद्रा जो है वो क्या है, रूबल। आपके आगे 4 ऑप्शन दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि डॉलर है, यान है, दिनार है, रूबल है। तो इसका आंसर क्या है, रूस से आपको रूबल याद रहेगा। नेक्स्ट है कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी। आपको पता है ना, बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया था, विभाजन दिखाया था बेसिकली। तो ये कब बना था, 1961 में। क्यूबा मिसाइल संकट सबको याद रहता है, उससे 1 साल पहले। ऐसे आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। क्यूबा मिसाइल सभी को पता है, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में क्या होती है, नई नई एक्साइटमेंट होती है, बच्चा फर्स्ट जो चैप्टर है बहुत अच्छे से पढ़ता है। आप फर्स्ट चैप्टर में भी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसी में क्यूबा मिसाइल है। उसके बाद बच्चे ने बहुत बार वीडियो भी देखी होती है नई नई एक्साइटमेंट में। तो इसीलिए क्यूबा मिसाइल हर 12th के बच्चों को पता है कि 1962 में हुआ, लेकिन छोटी चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं। तो क्यूबा मिसाइल से 1 साल पहले हुआ बर्लिन की दीवार बनी थी। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार कितने साल तक खड़ी रही। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि बर्लिन दीवार गिरी कब। तो बनी तो 1961 में, समझ में आ गया, लेकिन बर्लिन की दीवार गिराया कब गया बर्लिन की दीवार, तो ये याद रखना 1989 में। क्या हुआ था, 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। तो अब देखो बना कब, 1961 में, गिरा कब दिया गया, 1989 में। तो कितने साल हुए, टोटल 28 साल, देखिए 28 साल तक बर्लिन की दीवार खड़ी रही। बर्लिन की दीवार जो है वो विभाजन का प्रतीक था, इतने साल तक खड़ी रही। और जब उसको गिरा दिया गया तो उसने क्या देखा, एकीकरण। समझ में आया, विभाजन बनाया बर्लिन की दीवार, और जब उसको हटा दिया गया तो वो किसका प्रतीक था, एकीकरण, इसको अब जोड़ दिया गया। तो याद रखना बर्लिन दीवार कब बनी, 1961 में, कब गिरी 1989 में, और कितने साल तक खड़ी रही, इन दोनों का डिफरेंस 28 साल, वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना है। जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे बच्चों को लगता है सोवियत संघ अकेला एक देश था, अकेला एक देश नहीं था, उसके अंदर 15 गणराज्य मिलकर बने थे। तो कितने गणराज्य मिलकर बने थे, 15। आपका ऑप्शन दे सकते हैं 20, 25, 30, 15। तो आपको क्या करना है, जो सही आंसर है वो 15 गणराज्यों को मिलकर बना था। बोर्ड में इतनी स्पेस नहीं है, इसीलिए मैंने क्या करा, इतने ऑप्शन नहीं दिए। शुरू के जो मैंने 10 क्वेश्चन है उसमें मैंने ऑप्शन दिए ताकि पता चल जाए किस तरह से पेपर आएंगे। उसके बाद जो मेन आंसर है वो मैं आपके आगे लिख रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
और जब आपको आंसर पता हुए होंगे तो आपको जो ऑप्शन है वो देखने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि ये इसका करेक्ट आंसर है। तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था? तो 1979 में। ये भी आपका जो है स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि सोवियत संघ के विघटन का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि 10 साल तक उसने अपने जो संसाधन है, अपने जो आर्मी है वहाँ पे रखा, और जिसके कारण देश में खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत होने लगी, देश के डेवलपमेंट के काम रुक गए। क्योंकि देखो, कोई भी देश अगर एक साल भी युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व रखता है तो पता है कितने संसाधनों का नुकसान होता है, देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, देश में कंज्यूमर गुड्स की कमी हो जाती है। लेकिन सोवियत संघ तो यहाँ पे 10 सालों तक उसने सोचो अफगानिस्तान के युद्ध में संकलित रहा, क्योंकि जब मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बने तब उन्होंने जाके फाइनल डिसीजन लिया और 1989 में 10 साल के बाद उन्होंने अपनी आर्मी वापस बुला ली। तो कब गई थी वहां पे? 1979 में। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वही याद रखना, 1917 में जो क्रांति हुई थी किसके लीडरशिप में हुई थी? व्लादिमीर लेनिन, उन्हीं के द्वारा बोल्शेविक पार्टी को बनाया गया था। संस्थापक कौन हुए? व्लादिमीर लेनिन, याद रखना है, व्लादिमीर लेनिन उनके संस्थापक थे। उसके बोल्शेविक पार्टी के। यह भी पूछ सकते हैं कि व्लादिमीर लेनिन ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो उसका नाम है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। रूसी क्रांति डैश विचारधारा से प्रेरित थी। कौन सी उसकी आइडियोलॉजी थी? तो क्या थी उसकी? साम्यवादी। इसी के लिए तो लड़ाई हो रही थी, क्योंकि जो अमेरिका था वो पूंजीवादी विचारधारा को प्रमोट कर रहा था और जो रूस था वो किसको प्रमोट कर रहा था? समाजवादी या साम्यवादी, एक ही बात है। अरब क्रांति के उद्देश्य क्या थे? अब देखा आपने कि अरब क्रांति जो हुई थी बेसिकली टूनिशिया से स्टार्ट हुआ था। देखते देखते जो अरब के आसपास के देश थे, चाहे सीरिया हो, लीबिया हो, यमन हो, इजिप्ट हो, सभी देशों में फैल गया था। सभी देशों की सिचुएशन भी क्या थी? ऑलमोस्ट एक जैसी थी। तो आखिर उसके उद्देश्य क्या थे? पहला, लोकतंत्र की स्थापना करना, इसके लिए क्योंकि तानाशाह की सरकार थी वो पूरी तरह से खत्म, बर्बाद हो गई थी, उन्होंने जनता को बहुत ज़्यादा दबा दिया था। तो हम उद्देश्य इसके एक नहीं थे, बहुत सारे उद्देश्य थे। तो पहला उसको लोकतंत्र की स्थापना, दूसरा तानाशाह को खात्मा करना, तीसरा उसका जो भी स्फीति था, जो भी महंगाई बढ़ रही थी उसको कम करना, बेरोजगारी को कम करना, और जो पॉलिटिकल करप्शन था, जो भी पॉलिटिकल भ्रष्टाचार था राजनीतिक, उन सबको खत्म करने के लिए बेसिकली क्रांति चलाया गया था। तो उसके उद्देश्य पूछेंगे तो 3-4 ऑप्शन दे देंगे और मेरे ख्याल से क्या करेंगे वो सारे जो उद्देश्य थे वही दे देंगे और नीचे दे देंगे उपरोक्त सभी। तो इस तरह के आंसर होंगे। ऊपर दे देंगे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, तानाशाह का खात्मा करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, चौथा दे देंगे उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए बेसिकली अरब क्रांति को चलाया गया था। नेक्स्ट है कि तात्कालिक कारक क्या था अरब क्रांति के। देखो, क्रांति जो होती है वो कोई एक घटना से नहीं होती, उसके पीछे बैकग्राउंड होता है। बहुत लंबे टाइम से लोग अत्याचार बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वहाँ के माहौल को झेल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण जो होता है लोग बेकाबू हो जाते हैं और क्रांति बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेती है। तो तात्कालीन घटना वही था कि टूनिशिया में एक जो वेंडर था, मतलब मैंने बताया ना सब्जी फल बेचने वाला वेंडर था, वो बेसिकली जगह पे बेचने के लिए परमिशन लेने के लिए उसने अप्लाई किया था, बट उसको परमिशन मिला नहीं था। वहाँ के पुलिस ने क्या किया था, उसके साथ बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया, उसको मारा पीटा, उसको जो सब्जी फल थे गिरा दिया उसके, और जिसके कारण वो जब कंप्लेन कराने के लिए गया तो किसी ने उसकी कंप्लेन नहीं सुनी, तो बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसीलिए मजबूर में आके क्या करा उसने, सरकारी ऑफिस सभी सिस्टम से परेशान होकर, वहाँ के तानाशाह सरकार से परेशान होकर उसने क्या करा, खुद को गवर्नमेंट ऑफिस के आगे खुद को मिट्टी तेल डाल के उसने आग लगा लिया। और जिसके कारण उसका जो कजन ब्रदर था उसने क्या करा, वहाँ पे उसकी वीडियो शूट कर लिया और उस वीडियो को उसने सभी लोगों तक पहुँचा दिया। देखते ही देखते वायरल हो गई वीडियो और जिसके कारण लोगों में पहले से ही तानाशाह सरकार के खिलाफ गुस्सा थी, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इस घटना ने सभी को झकझोर दिया कि अगर वो अब नहीं जगे नींद से तो शायद उनके साथ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती है। और इसीलिए सब लोग रोड पे आकर इतने बेकाबू हो गई जनता कि वहाँ पे 75-70 सालों से जो तानाशाह सरकार थी उन सबका तख्ता पलट हो गया। देखा था अपने होसनी मुबारक जो थे मिस्र में एक लंबे टाइम से रूल कर रहे थे, बट इस क्रांति के बाद उनका भी तख्ता पलट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने। तात्कालिक जो कारण थे वो मोहम्मद बुआजी जी का जो आत्मदाह था, यानी खुद को जिस तरह उन्होंने आग लगा लिया था खुद को, इसने हालांकि उसको हॉस्पिटल ले गया, बचाने की कोशिश की गई बट उनको बचाया नहीं जा सका। तो तात्कालिक जो कारण थे वो मोहम्मद बुआजी जी के आत्मदाह जो था मेन रीजन था, जहाँ से क्रांति का एक चिंगारी उसको मिल गई थी। आई होप ये जो क्वेश्चन 24-25 मैंने दिए हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग विनिंग क्वेस्ट ऐप में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी सारे जो क्वेश्चंस हैं अपलोड कर दिए गए हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि मैंने अभी बेसिकली जो अगस्त मंथ है हमारा,
उस मंथ में हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम टाइम नहीं मिलता सेल्फ स्टडी के लिए, एमसीक्यू के लिए किस तरह से पढ़ाई करें, कैसे टाइम निकालें। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बताया गया कि आपके पास सभी कुछ करने के साथ साथ किस तरह से आपको सेल्फ स्टडी करना, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है वो इस तरह से बन चुका है कि जब तक आप खुद से चैप्टर को रीड नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, आप आंसर नहीं दे सकते। क्यों, पहले का पैटर्न क्या होता था कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, आपको टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देते थे, आप 10-15 लर्न करते थे, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके आ जाते थे। लेकिन अब जो है पैटर्न ऐसा नहीं है। अब आपको खुद से कम, स्पेशली जो भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, इसमें क्या करना पड़ेगा, खुद से आपको कम से कम 3 से 4 बार चैप्टर को रीड करना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक ध्यान रखना, उसको रीड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग फिर एमसीक्यू सॉल्व करोगे, फिर आप टेस्ट दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो कैसे हो रही है। तो सेल्फ स्टडी इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बना के रखा है कि कम से कम आपको 4 से 5 घंटे खुद के लिए, आप ट्यूशन जाते हो अलग बात है, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन जो भी क्लासेस होती है वो चीज़ ठीक है, वो पढ़ाई है, आप उसको सुनिए, लेकिन जब तक खुद से आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप जो हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने का, वो आप तब तक अचीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए किस तरह से आप लोगों को अपने टाइम टेबल मैनेज करना है, कैसे आप लोगों को अपने गोल सेट करना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। इसीलिए स्पेशल जो भी स्टूडेंट है जिनको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, कैसे सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम मैनेज करे, तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।